हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हम लोगों ने एक छोटी सी श्रृंखला शुरू की थी जिसके अंदर हम लोग जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के पिछले पेपर को सॉल्व कर रहे थे। आज उसी सीरीज के अंदर हम लोग वीडियो नंबर 3 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हम 2013 में जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती का जो पेपर हुआ था वो आप जानते हैं 2 बार हुआ। जो सेकंड नंबर का पेपर है, जो फाइनल पेपर है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पिछले 2 वीडियोस में कर चुके। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या आया, वो देखिए जरा। क्वेश्चन था स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इन बिजनेस हाउस। किसी भी व्यापारिक संस्था के अंदर प्राप्ति और भुगतान खाते के बारे में सही वाक्य बताइए। तो जो नीचे वाक्य लिखे हुए हैं उनमें से सही वाक्य ढूंढना है। इसका मतलब है 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, 4 में से 3 तो गलत होंगे, तो गलत वालों को पहचानना है, जो बच गया वो एक सही है। तो आइए चेक करते हैं कैसे। सबसे पहला है, इसको बनाना अनिवार्य नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेक इट। इसको बनाना अनिवार्य नहीं है, ये पहला सेंटेंस है। और ये तो सही है कि प्राप्ति और भुगतान खाते को बनाना कोई आवश्यक नहीं होता। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था के लिए इसको बनाना जरूरी नहीं है, ये तो सही है। हमारा उत्तर यही हो सकता है, लेकिन इससे पहले हमें बाकी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। अगला है जिसका नाम है, यह एक नाम मात्र का खाता है। प्राप्ति और भुगतान खाता, प्राप्ति और भुगतान खाता या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर व्यापारी जो पैसे आते हैं उनको लिखता है कहाँ कहाँ से हमें प्राप्तियां हुई और हमने उस पैसे का यूज करके पेमेंट कहाँ कहाँ पे किया। तो एक तरह से ये कैश अकाउंट जैसा अकाउंट है जिसके अंदर आया कहाँ से और गया कहाँ से वो लिखा हुआ है। तो इसका नाम मात्र का खाता होना, नॉमिनल अकाउंट होना कोई चांस नहीं है। नॉमिनल अकाउंट नॉर्मली इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट, प्रॉफिट लॉस के अकाउंट होते हैं। तो ये आय व्यय का खाता तो नहीं है, इसके लिए इसका मतलब निकला कि ये सेंटेंस तो गलत है। दूसरा है, लाभ हानि की जानकारी के लिए इसे बनाना आवश्यक है। ध्यान दीजिए, खाते का नाम प्राप्ति और भुगतान खाता है। प्राप्ति और भुगतान खाता सिर्फ पैसे की बात करता है, ये बताता है पैसे कहाँ से आए कहाँ गए, ये नहीं बताता कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो लाभ हानि की जानकारी ये नहीं देता। अगला पॉइंट ये कहता है कि इसका जो शेष है वो आपको ये बताता है कि आपके पास में सरप्लस बचा या डेफिसिट। आपके पास शेष जो बचा वो बचत है या कमी, ये बताता है। ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम लोग प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं वैसे एक और खाता बनता है जिसका नाम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस बताता है हमें कि डेफिसिट है या सरप्लस। इस खाते का उससे कोई वास्ता नहीं है। इसका मतलब बी, सी और डी ये तीनों की तीनों गलत हैं। अगर ये तीनों गलत हैं तो इसका सही उत्तर हमारे लिए होगा आंसर नंबर ए। ये खाता बनाना प्रत्येक व्यावसायिक संस्था के लिए अनिवार्य नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, बैलेंस ऑफ ओपनिंग डेटर्स ₹48,000, क्लोजिंग डेटर ₹60,000, रिसीट फ्रॉम डेटर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 लाख, ओपनिंग प्रोविजन और पता नहीं क्या क्या। देखिए, ये पहले तो हम समझें किस बारे में। क्वेश्चन ये कहता है कि आपकी व्यावसायिक संस्था में आपके पास देनदारों का, डेटर्स का प्रारंभिक शेष या ओपनिंग बैलेंस 48,000 रुपये था। सबसे पहले हम लोग समझें कि देनदार कहते किसे हैं, फिर हम लोग बात करें कि देनदारों का प्रारंभिक शेष हमें क्या बताता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग समझें कि डेटर्स कौन होते हैं। डेटर्स का मतलब है व्यवसाय में जब हम किसी को माल उधार दे देते हैं, सामान उधार दे देते हैं। अगर हम व्यवसाय में किसी को सामान या माल उधार दे दें, अगर हम व्यवसाय में किसी को पैसे उधार दे दें, तो उन लोगों से भविष्य में हम लोग वसूली करेंगे और वो लोग भविष्य में हमें पैसे देंगे। तो जो जो हमें देने के हकदार हैं वो सारे के सारे हमारे देनदार कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देनदार वो लोग हैं जिनसे या तो हमें रुपए लेने हैं या हमें उनसे, हमने माल बेच रखा है, वसूली करनी है, मतलब उधार दिए हुए पैसे या माल। चलिए, तो वो तो हमारे देनदार हो गए। अब क्वेश्चन कहता है कि देनदारों का प्रारंभिक शेष इतना था। प्रारंभिक शेष का मतलब है जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स हमेशा एक फिक्स पीरियड के लिए बनती है। तो एक निर्धारित समय अवधि के लिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं और वो समय अवधि कुछ भी हो सकती है। नॉर्मली अकाउंट्स बनता है 1 वर्ष के लिए। मान लीजिए कि आप जिस संस्था के लिए अकाउंट्स बना रहे हैं वहां पे कैलेंडर वर्ष फॉलो होता है। इसका मतलब अकाउंट्स कौन से 12 महीने के लिए बनेगा, 1 जनवरी से शुरू करके 31 दिसंबर तक बनेगा। अगर मान लीजिए कि आपकी संस्था कैलेंडर वर्ष का पालन नहीं करती है, आप लोग वित्त वर्ष का, फाइनेंशियल ईयर का पालन कर रहे हैं, तो यही आपके लिए जो अवधि हो जाएगी वो हो जाएगी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अब देखिए, साल का जो पहला दिन होगा, जिस दिन आपने दुकान खोली है, अपनी व्यवसाय शुरू किया है, साल के पहले दिन, उस दिन आपके पास में जो भी चीजें उपलब्ध होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक या ओपनिंग। तो साल के पहले दिन जितना कैश हमारे पास में है वो ओपनिंग कैश या प्रारंभिक कैश कहलाएगा। साल के पहले दिन जितने भी देनदार हैं, मतलब साल के पहले दिन जितने लोगों से वसूली करनी है, वो प्रारंभिक देनदार कहलाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बता रहा है कि ओपनिंग में, प्रारंभ में हमारे पास देनदार कितने हैं, ये हमारे क्वेश्चन में पता है। चलिए, ये तो प्रारंभिक देनदार की बात आई।
प्रारंभिक देनदार के बाद अब साल के बीच में क्या घटनाएं घटेंगी। वर्ष के दौरान अगर हम लोगों ने, ये तो शुरुआत में इतने लोग थे जिनसे वसूली करनी थी, वर्ष के दौरान अगर हम लोगों ने और उधार माल बेच दिया और क्रेडिट सेल कर दिया, तो और क्रेडिट सेल करने से देनदार और बढ़ जाएंगे। किसी से 1000 रुपये पहले लेने थे और उसको और उधार माल दे दिया तो और पैसे लेंगे। तो जब जब हम सेल करते हैं इससे पैसे बढ़ जाते हैं। कभी कभी ये लोग बड़े शरीफ हैं, वापस आते हैं और वापस आके कहते हैं भाई साहब आपका पेमेंट ले लो, तो देनदार आके हमारा पेमेंट दे जाते हैं। अगर उन्होंने हमें पैसे दे दिए तो उससे हमारा बैलेंस जो है वो घट जाएगा। और ये सारे जोड़ तोड़ करने के बाद लास्ट में जो बचता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्लोजिंग डेटर, या उसको हम बोल देते हैं अंतिम देनदार। लेकिन इसके बीच में एक घटना और घटती है। वो घटना क्या है, जिन लोगों को हमने पैसे उधार दे रखे होते हैं कई बार उनसे पैसे डूब जाते हैं और उनसे वसूली होने की संभावना नहीं होती, हमें उम्मीद नहीं है कि उनसे कुछ रिकवरी होगी। तो जिनसे वसूली नहीं होने वाली होती उनको हम लोग नाम देते हैं कि ये बैड डेट हो गए, ये बुरे देनदार बन गए, ये पैसे डूब गए। अगर पैसे डूब गए तो वो भी तो यहाँ से घटेंगे। तो अगर मान लीजिए कि आपके पैसे डूब जाते हैं तो वो भी यहाँ से घटेंगे। अब अगर बैड डेट हुआ, बैड डेट बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण। अगर डूबत ऋण हुआ, पैसे डूब गए, तो भी यहाँ से घटाने, लेकिन पैसे डूब जाएंगे तो इससे व्यवसाय को घाटा होगा। इसलिए हर व्यवसाय क्या करता है, पैसे डूबे तो नुकसान कम हो, हम पहले से तैयार रहें, इसके लिए हम पहले से तैयारी करके रखते हैं। पहले से जो हम तैयारी करके रखते हैं उसको व्यवसाय में बोलते हैं हम लोग प्रावधान या प्रोविजन। तो ये क्वेश्चन कुछ और भी बता रहा है इस प्रावधान के बारे में। क्वेश्चन कहता है कि साल की शुरुआत में प्रारंभ में आपने तैयारी कर रखी थी, प्रारंभिक देनदार, प्रारंभिक बैड डेट्स का बैलेंस कुछ था और अंत में जो बैलेंस है वो भी कुछ और है। ये क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, शायद हमें पहले से बेहतर लगे। साल के प्रारंभ में देनदारों का शेष ओपनिंग डेटर 48,000 के थे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में ही चलते हैं, ओपनिंग डेटर लिख लेते हैं। ओपनिंग डेटर थे हमारे पास 48,000 के, 48,000 के थे। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि देनदारों का अंतिम शेष 60,000 है। क्लोजिंग के अंदर डेटर जो है वो 60,000 के हैं। तो आइए क्लोजिंग के अंदर ये रहा, लास्ट में यहाँ है 60,000, तो 60,000 हमने लिख लिया। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन कहता है वर्ष के दौरान देनदारों से प्राप्ति 1 लाख। इस वर्ष के दौरान देनदारों से हमें जो पैसे मिले वो कितने मिले, 1 लाख। तो देनदार हमें 1 लाख रुपए दे के चले गए, ये लो 1 लाख लिख दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लाख हो गया। प्रारंभिक डूबत ऋण, प्रारंभिक डूबत ऋण 3,000 था, अंतिम डूबत ऋण 5,000 है। तो ओपनिंग के अंदर ये जो डूबत ऋण या बैड डेट है ये प्रारंभ में 3,000 था, अंत में 5,000 है। ये भी सूचना दी हुई है। ये सारी सूचनाएं क्वेश्चन में दी हुई है, वहां से मैंने उतारी। अब अगली बात देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछता क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल, उधार विक्रय की राशि निकालिए। तो उधार विक्रय की राशि निकाल लेते हैं, बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम है ही नहीं। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए जरा। इस क्वेश्चन में हमें पता है कि शुरुआत में ये 48,000 के थे, उधार विक्रय कितना था ये पता नहीं है। ये क्वेश्चन ढूंढने के लिए कह रहा है ढूंढ लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भुगतान कितना प्राप्त हुआ, 1 लाख रुपए का प्राप्त हुआ। बैड डेट या पैसे कितने डूबे उसकी कोई सूचना नहीं है, इसका मतलब बैड डेट इस साल हुई ही नहीं, तो बैड डेट 0 हो गई। अंत में कितना डेटर है, अंत में 60,000 रुपए है। तो सारी बातें पता हो, एक चीज मिसिंग हो तो वो तो ढूंढी जा सकती है। तो कैसे ढूंढेंगे, उल्टे ऑर्डर में चलो, नीचे से चलेंगे तो जो जो चीजें माइनस हुई हैं वो प्लस हो जाएंगी। ऊपर की तरफ चले तो ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, जुड़ जाएगा, 1,60,000 हो गया और ये घट जाएगा। 1,60,000 में से 48,000 घटेगा तो आंसर आ जाएगा 1,12,000। पीछे चल के देखते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा 1,12,000 या सी। लेकिन एक सूचना और थी, उसका क्या करें। एक सूचना यहाँ पे है कि ये जो प्रारंभिक देनदार का बैड डेट्स का जो प्रावधान था वो 3,000 था और 5,000 हो गया। ये कैसे हुआ होगा, 2,000 रुपए का प्रावधान हमने और बनाया होगा, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं नया प्रावधान। नया प्रावधान बनाया, वो बनाया 2,000 का। नया प्रावधान बनाने से देनदारों के बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम प्रावधानों को, प्रोविजंस को ये लिखते हैं कि प्रोविजन को कम किया गया, देनदारों में से एडजस्ट किया गया, समायोजित किया गया, तभी यहाँ पे बैड डेट आती। तो इसकी सूचना ये फालतू है, इस सूचना का यहाँ पे कोई उपयोग नहीं है। अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे दिमाग को खुला रखने की जरूरत होती है। अकाउंट्स के क्वेश्चन में आपको जो डाटा दिया जाता है उसमें से आधे से अधिक डाटा ऐसा होता है जो आपके काम का नहीं होता। तो ये डाटा दे जरूर रखा था, बच्चे इसकी कैलकुलेशन करते रहेंगे, उधर ध्यान देंगे नहीं। इसकी कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं थी, ये यूजलेस डाटा है, इसको साइड कर दिया, ये खत्म। बाकी कितना आसान क्वेश्चन था, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इनको सिर्फ प्लस माइनस करना था और आंसर आ जाता 1,12,000 और आपके 3 नंबर पक्के हो जाते। तो चलिए 3 नंबर हमने यहां से अपने कंफर्म किए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन अगला है, ध्यान से पढ़िएगा।
बेचे गए माल की लागत 26,000 रुपए है, प्रारंभिक रहतिया 2400 है, विक्रय 30,000 है, सकल लाभ 4,000 रुपए है, अंतिम रहतिया 1600 है, तो क्रय की राशि बताइए। इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 26,000, ओपनिंग स्टॉक इज 2400, सेल इज 30,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 4,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 1600, देन फाइंड आउट द परचेज। क्वेश्चन कुछ बता रहा है और कुछ पूछ रहा है। देखो बड़ा आसान है, कोई दिमाग पे लोड लेने की जरूरत है ही नहीं, हमें सिर्फ ये सीखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चंस में जब आप सॉल्व करते हैं तो वहां पे सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, क्वेश्चन में डाटा देख के काम के डाटा को छांटना और उसको यूज करना, यही अकाउंट्स की मेन कला है। तो एक एक चीज देखते जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है परचेज बताओ, परचेज कैसे ढूंढेंगे। क्वेश्चन ये बता रहा है कि इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो सामान आपने बेचा, वो सामान आपने बेचा है, उसकी लागत है 26,000 रुपए की, तो बेचे गए सामान की लागत 26,000 है। प्रारंभ में जो स्टॉक पड़ा हुआ था, शुरुआत में, शुरुआत का मतलब है जब दुकान खोली उस समय जो बिना बिका हुआ माल पड़ा था वो कितना है, वो हमारे पास 2400 रुपए का है। सेल हमारी हुई है 30,000 रुपए की, और क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है आपको 1600 रुपए का। अब पता नहीं क्या क्या बता दिया, इन सब को छोड़ देते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं। देखो तरीका क्या काम करने का। सबसे पहले हम लेते हैं सेल। सेल हमारी कितनी है, क्वेश्चन में दे रखी है, सेल हमारी है 30,000 रुपए, तो सेल 30,000 की है। इस सेल में से अगर हम लोग प्रॉफिट घटा दें, सकल लाभ घटा दें, तो प्रॉफिट घटाने से जो राशि बचती है वही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो इस क्वेश्चन में देखो 30,000 में से प्रॉफिट कितने का हुआ, 4,000 का, क्वेश्चन बता रहा है 4,000 घटा दो तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ जाएगी, 26,000 रुपए। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर बेचे गए माल की लागत 26,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 26,000 है, ये बता रखा है। तो ये फिगर तो क्वेश्चन में पहले से पता है, इसका मतलब इस आंकड़े का हमारे क्वेश्चन से कोई वास्ता था ही नहीं। लेकिन बच्चे इसको कैलकुलेट करते रहेंगे तो ये परेशान करेगा, तो ये आंकड़ा फिजूल था, फर्जी था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम अपना क्वेश्चन सीधा सीधा यहां से शुरू कर सकते थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, 26,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 26,000 रुपए। अब इसके आधार पे हमें परचेज ढूंढना है। देखो परचेज कैसे निकलती है, बहुत आसान है, इस तरह से कुछ काम होता है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक के अंदर जोड़ दिया जाता है परचेज, परचेज के अंदर से घटा दिया जाता है क्लोजिंग स्टॉक, और अगर ये एडजस्टमेंट कर दें तो ये नीचे जो बचा वो बचेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इतना सा हमारा क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान रहना चाहिए, बाकी काम हम कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें पहले से पता है क्वेश्चन में कि वो कितनी है, 26,000। हमें ये पता है कि ओपनिंग में स्टॉक कितना था, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, ओपनिंग में स्टॉक था 2400, तो प्रारंभ में था 2400। क्लोजिंग में कितना है वो भी हमें पता है, क्लोजिंग स्टॉक है 1600, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1600। अब देखिए आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, 1 2 3 और 4, 4 में से अगर 3 चीजें पता है तो चौथी चीज तो अपने आप निकल सकती है, तो चौथी निकाल लो। नीचे से कैलकुलेट करेंगे तो जो माइनस हुआ वो प्लस हो जाएगा, तो 26,000 में 1600 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27,600, और ये घट जाएगा, माइनस कर देंगे 2400, माइनस करो 0 0, 6 में से 4 गया तो 2, और ये बचा 5, और ये 25,200। आंसर आ जाएगा आपका डी, 25,200। आसान क्वेश्चन था, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन काम की बात क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन में से काम की इंफॉर्मेशन छांटना। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन प्लस माइनस तक सीमित था, प्लस माइनस में ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे चलते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं और दोनों के दोनों अपने लाभों का विभाजन 5:3 में करते हैं। तो दो पार्टनर हैं जो 5:3 में प्रॉफिट को शेयर करते हैं, आपस में बांटते हैं। अचानक से इनको कुछ खुराफात सूझी और इन्होंने एक नया साझेदार अपने साथ मिला लिया जिसका नाम है जेड। जेड को इन्होंने बोला कि भाई साहब आपको 3/10 हिस्सा लाभ में देंगे, तो जेड को 3/10 हिस्सा मिलेगा। फिर क्वेश्चन कहता है कि ये 3/10 हिस्सा कहां से आएगा, इसमें से 1/10 तो हम लाएंगे एक्स से, 1/5 तो लाएंगे एक्स से, और 1/10 लाएंगे वाई से। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो 1/5 हिस्सा एक्स से लेंगे और 1/10 वाई से लेंगे। फिर क्वेश्चन कहता है कि बताओ नया लाभ का अनुपात क्या होगा। तो देखो हम करके देखते हैं, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। एक बार पहले क्वेश्चन का डाटा उतारते हैं। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखिए पुराना अनुपात क्या था, ओल्ड रेशियो क्या था। तो ओल्ड रेशियो था दो लोगों का, x/y, और वह था 5:3। फिर हमने एक नया साझेदार, न्यू पार्टनर हम साथ में ले आए जेड। जेड को हमने बोला कि आपको 3/10 देंगे। ये 3/10 कहां से आएगा, 3/10 कहां से आएगा, ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है। जेड अपना हिस्सा 1/5 तो एक्स से लाएगा और 1/10 वाई से, तो इसके पास ये हिस्सा कहां से आएगा उसको देखते हैं। जेड का हिस्सा कहां से आया, 1/5 तो आएगा एक्स से, 1/10 आएगा वाई से। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है बताओ अब नया अनुपात क्या होगा। तो बड़ा आसान है, देखिए तीनों का अनुपात ले लेते हैं, एक्स वाई और जेड।
तीनों का अनुपात निकालना है, तीनों का अनुपात निकाल देते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। x का पुराना अनुपात देखिए 5:3 था, 5:3 को अगर लिखें तो 5:3 का मतलब हो गया 5/8, तो x का पुराना अनुपात 5/8, तो y का कितना था 3/8, और इसका तो क्वेश्चन में दे रखा है 3/10। ये तो तीनों के अनुपात पता है। अब जैसे ही z आएगा, ये z के आने से पहले के अनुपात थे इधर वाले, जैसे ही z आएगा तो x का हिस्सा कम हो गया, ये x से कितना ले जा रहा है, x का हिस्सा 1/5 वो ले जा रहा है, y का कितना ले जा रहा है, y का 1/10 ले जा रहा है। तो देखिए इनके आने से क्या होगा, x का हिस्सा 1/5 कम हुआ, y का हिस्सा 1/10 कम हुआ, और z को 3/10 मिल गया। इनको यूज करिए और इनको यूज करके गणितीय कैलकुलेशन है, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब इनका एलसीएम लेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो अब तो मैथ्स है, आगे सॉल्व करेंगे तो 8 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा, 8 5 40, 5 5 25, ये आ गया 25, 5 8 40, माइनस करेंगे तो 8, यहाँ पे आएगा अनुपात ये भी 40, 8 5 40, 5 3 15, ये आएगा 10 चौक 40 और 4, और ये आएगा हमारा अभी तो 3/10। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व किया तो ये बन जाएगा 25 में से 8 गए 17, तो ये बचा 17/40, 15 में से 4 गया तो ये बटा 11/40, और ये बचा 3/10। सब बराबर नहीं है, इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए फिर से एलसीएम लिया तो 40 आया, ये 17 का 17 आ जाएगा, ये 11 का 11 आ जाएगा, और ये 10 चौक 40 और 3 12, ये आ जाएगा 12, और फाइनल रेशियो हमारे बचेंगे 17 11 और 12। अब अपना क्वेश्चन चेक कीजिए, क्वेश्चन में 17 11 12 कहीं था क्या, ये रहा, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, 17 11 12 हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे, ये आसान आसान काम है, कुछ परेशानी का सबब है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, सी को एक फर्म लाभों के 1/4 भाग के लिए प्रवेश देती है। सी ने पूंजी के रूप में 30,000 रुपए का विधान दिया। ए और बी की पूंजी 3:2 है। लाभ का वजन करने का अनुपात 3:2 है। यदि सी की पूंजी को आधार माने तो ये बताइए कि ए और बी की आवश्यक पूंजी कितनी होगी। देखिए कुछ नहीं, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बड़ा आसान सिंपल सा है। क्वेश्चन ये कह रहा है ठीक कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी फर्म के अंदर पहले से 2 पार्टनर हैं, ए और बी, और ए और बी अगर 2 पार्टनर हैं तो पहले से लाभ का बंटवारा कर रहे थे, और उनका लाभ का बंटवारा करने का अनुपात था 3:2, तो वो पहले 3:2 के अनुपात में लाभ बांट रहे थे। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक तीसरा पार्टनर और शामिल कर लेंगे, तो तीसरा पार्टनर शामिल किया और उससे 30,000 रुपये लिए। तो जो हमने तीसरा पार्टनर शामिल किया उसका नाम है सी। सी से हमने 30,000 रुपये लिए और उसको वादा किया कि आपको लाभों में 1/4 का हिस्सा देंगे। अब याद रखिएगा ये बहुत आसान है, अगर ये आदमी लाभों का 1/4 हिस्सा लेगा तो इसका मतलब है जो कुल पूंजी होगी व्यवसाय में, कुल निवेश होगा, इसका भी 1/4 ये लगाएगा। अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि टोटल व्यवसाय की पूंजी कितनी होगी तो कुल पूंजी निकालना बड़ा आसान है। कुल पूंजी को हम लोग टोटल कैपिटल बोल देते हैं। कैसे निकालते हैं, अगर मान लीजिए कि ये 30,000 रुपये देता है और इसको लाभ में 1/4 हिस्सा मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि 1/4 लाभ कमाने के लिए अगर आदमी 30,000 लगाता है तो पूरी पूंजी कितनी होगी, तो 30,000 गुणा में कर देंगे 4/1, उल्टा हो जाता है। 30,000 गुणा 4/1 करेंगे तो ये कितना हो गया, 1,20,000। तो 1,20,000 व्यवसाय की कुल पूंजी होगी। अगर व्यवसाय की कुल पूंजी 1,20,000 है तो हम निकाल सकते हैं कि ए और बी की पूंजी कितनी होगी। ए और बी की पूंजी निकालना तो बड़ा आसान है। कैसे, व्यवसाय की कुल पूंजी है 1,20,000, इसमें से सी कितना लाता है ये तो हमें पता है, वो कितना है 30,000। तो 1,20 में से सी लाया 30,000, तो इन दोनों की कितनी होगी 90,000। टोटल 90,000 है, लेकिन 90,000 को इन दोनों में बांटना है कि 90,000 में से ए की कितनी, 90,000 में से बी की कितनी है। तो बेहद सरल काम है। इनका अनुपात क्या है, 3:2। 3:2 को अगर हम लिखें तो इसका अनुपात बन गया 3/5 और 2/5। सॉल्व कर दो। 90,000 का 3/5 तो लाएगा ए और 90,000 का 2/5 लाएगा बी। इसको अगर सॉल्व करें तो ये 18 से कट जाएगा, 18 × 54, तो ये बन गया 54,000, और 18 दूनी 36, ये आ गया 36,000। तो इनकी पूंजी क्या आनी चाहिए, 54 और 36। क्वेश्चन में चेक कीजिए 54,000 36,000 कहीं है क्या, क्वेश्चन में ये रहा 54,000 और 36,000, तो आंसर बन जाएगा हमारा बी, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और मैं साथ के साथ आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अकाउंट्स बहुत आसान चीज़ है अगर थोड़ा सा सिस्टम से किया जाए। अभी तो हमने क्वेश्चन किए हैं इसलिए काफ़ी जल्दबाजी रखी, अगर इसको सलीके से धीरे धीरे किया जाए तो ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती है, और स्कोरिंग पेपर है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं कंक्लूड करेंगे। हम लोगों ने जूनियर अकाउंटेंट और इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स के लिए गोपालपुरा के अंदर ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रखा है। अगर आपको लगता है कि हम आपकी सही गाइडेंस कर सकते हैं तो आपका वहाँ पे स्वागत है। इसके साथ साथ
सभी प्रकार की भर्तियों के लिए ऑनलाइन बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन सफल स्टेप्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। सफल स्टेप्स ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे अपना मनचाहा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए। आप सबका आज के वीडियो के ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।